प्यारे बच्चों, राजस्थान बोर्ड क्लास चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, इस वीडियो में हम आरबीएससी यानी कि राजस्थान बोर्ड के कक्षा 9वीं के गणित के अध्याय 9 समांतर चतुर्भुजों और त्रिभुजों के क्षेत्रफल की सभी प्रमेयों को हल करेंगे, सभी प्रमेयों को सिद्ध करेंगे। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, जिससे आपको अध्याय 9 की सभी प्रमेयों के कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएंगे और आप आसानी से अध्याय 9 की सभी प्रमेयों को हल कर पाएंगे, सिद्ध कर पाएंगे। प्रमेय 9.1। इस प्रमेय 9.1 में कहा गया है एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल में बराबर होते हैं। ठीक है, तो हमें दिया गया है उभयनिष्ठ आधार, तो हमने यहाँ पे उभयनिष्ठ आधार मान लिया डीसी और उभयनिष्ठ आधार के समांतर रेखा मान ली एल। तो हमें दो चतुर्भुज दिए रखे ए बी सी डी और ई एफ सी डी। ठीक है, तो जो है डीसी या कहते हैं सी डी जो है उभयनिष्ठ आधार है हमारा सी डी। तो ए बी सी डी के बाकी दो शीर्ष कहाँ होंगे? समांतर रेखा एल पर। उसी तरह ई एफ सी डी चतुर्भुज के बाकी दो शीर्ष ई और एफ कहाँ पर होंगे? समांतर रेखा एल पर। ठीक है, ये दोनों चतुर्भुज एक ही आधार डीसी पर हैं और एक ही समांतर रेखा डीसी और एल के बीच में स्थित दो समांतर चतुर्भुज हैं। ठीक है, तो डीसी और एल ये दो समांतर रेखाएं हैं, इन दोनों के ही बीच में स्थित हैं ये दोनों चतुर्भुज। बीच में मतलब इन्हीं दोनों रेखाओं पर स्थित है। ठीक है, तो हमें सिद्ध करना होगा कि एरिया ऑफ एबीसीडी बराबर एरिया ऑफ ईएफसीडी, कि ये दोनों समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होगा। एबीसीडी का क्षेत्रफल बराबर होगा ईएफसीडी के क्षेत्रफल के। ठीक है, एबीसीडी का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा? ईएफसीडी के क्षेत्रफल के। ठीक है, तो यही हमें इस प्रमेय में सिद्ध करना है। आइए अब हम प्रमेय 9.1 को सिद्ध करते हैं। तो यहाँ पर देखिए एबीसीडी क्या है? हमारा समांतर चतुर्भुज है और हमें पता है समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं भी आपस में समांतर होती हैं। तो दो समांतर रेखाएं एडी और बीसी, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज एबीसीडी की सम्मुख भुजाएं हैं, कोई एक तिर्यक रेखा एएफ प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक है, एएफ एक तिर्यक रेखा है जो एडी और बीसी को प्रतिच्छेद कर रही है। तो हम कह सकते हैं कि कोण ए और कोण सीबीई सीबीएफ, कोण ए और कोण सीबीएफ आपस में बराबर होंगे, क्योंकि ये कोण क्या है? संगत कोण है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कोण ए बराबर कोण सीबीएफ को समीकरण 1। अब ईएफसीडी भी हमारा समांतर चतुर्भुज है, तो हमें पता है समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं। तो डी और सीएफ जो है समांतर चतुर्भुज ईएफसीडी की सम्मुख भुजाएं हैं, तो ये आपस में समांतर होंगी। तो इन दोनों समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा एएफ काट रही है। तो कोण एईडी, कोण एईडी बराबर कोण एफ होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है? ये दोनों भी हमारे संगत कोण है। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 2। कोण एईडी बराबर कोण एफ को हम मान लेते हैं समीकरण 2। ईएफसीडी जो है वो एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, तो ईडी और एफसी ये आपस में बराबर होंगे। ईडी और एफसी आपस में बराबर होंगे, क्यों? क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज ईएफसीडी की सम्मुख भुजाएं हैं और हमें पता है कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो हम मान लेंगे ईडी बराबर एफसी को समीकरण 3। अब त्रिभुज एईडी और त्रिभुज बीएफसी में, ठीक है, कोण ए बराबर कोण सी बी एफ। ठीक है, ये दोनों कोण आपस में बराबर है, ये हमने समीकरण 1 में निकाला था। कोण है तो हम ए लिख देंगे एंगल के लिए। और कोण एईडी, कोण एईडी बराबर कोण एफ है, ये हमने समीकरण 2 में निकाला था। कोण है तो हम कह देंगे ए एंगल के लिए। और ईडी बराबर एफ सी है, ये हमने समीकरण 3 में निकाला था। भुजा है तो हम साइड के लिए एस लिख देंगे। ठीक है, अब इनका क्रम समझिए। ठीक है, कोण ए एस है तो कोण है तो हमने कोण का कोण लिख लेंगे ए। दूसरा भी कोण है, ठीक है, तो वो भी कोण कहाँ पर आ रहा है? बीच वाला जो शब्द होता है वो लिख लेते हैं ई। और जो भुजा है एस उसका आखिरी ले लेंगे। ठीक है, तो ए एस नियम से हमारा क्या होगा? ए ई डी, त्रिभुज ए ई डी सर्वांग सम किसके होगा? दाईं तरफ देखिए, कोण है तो बीच वाला शब्द ले लिया बी, बी। फिर कोण एफ है तो एफ लिख दिया। और तीसरी भुजा है ए एस है ना, तीसरी भुजा है तो भुजा का आखिरी ले लेते हैं, तो सी। तो हो गया हमारा त्रिभुज एईडी सर्वांगसम हो गया त्रिभुज बीएफसी के। ठीक है, त्रिभुज एईडी सर्वांगसम हो गया त्रिभुज बीएफसी के। अब हमने अध्याय 9 के परिचय में ही पढ़ा था वीडियो में कि अगर दो आकृतियां सर्वांगसम हैं
तो उनके क्षेत्रफल बराबर होते हैं। ठीक है, तो अगर AED और BFC त्रिभुज सर्वांगसम है तो उनके क्षेत्रफल भी बराबर होंगे। तो हम कह सकते हैं एरिया ऑफ AED बराबर एरिया ऑफ BFC। त्रिभुज AED का एरिया बराबर होगा त्रिभुज BFC के एरिया के, मतलब त्रिभुज AED का क्षेत्रफल जो है त्रिभुज BFC के क्षेत्रफल के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि इसका कारण हम अध्याय 9 के परिचय में पढ़ चुके हैं। दो आकृतियां सर्वांगसम है तो उनके क्षेत्रफल बराबर होते हैं। तो दोस्तों अभी अभी हमने निकाला त्रिभुज AED और त्रिभुज BFC के क्षेत्रफल आपस में बराबर हैं। अब देखिए चतुर्भुज ABCD, चतुर्भुज ABCD किससे मिलकर बना है? त्रिभुज AED और चतुर्भुज EBCD, इन दोनों से मिलकर बना है हमारा चतुर्भुज ABCD। ठीक है, और हमें पता है, हमने अध्याय 9 के परिचय के वीडियो में पढ़ा है कि अगर एक बड़ी आकृति दो छोटी आकृतियों से मिलकर बनी हो तो बड़ी आकृति का क्षेत्रफल दोनों छोटी आकृतियों के क्षेत्रफल के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो हम कह देंगे ABCD का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा? त्रिभुज AED के क्षेत्रफल और चतुर्भुज EBCD के क्षेत्रफल के बराबर होगा। और अभी अभी हमने निकाला है त्रिभुज AED का क्षेत्रफल किसके बराबर है? त्रिभुज BFC के क्षेत्रफल के बराबर है। त्रिभुज AED और त्रिभुज BFC के क्षेत्रफल बराबर हैं, तो हम यहाँ पर त्रिभुज AED के क्षेत्रफल की जगह क्या रख देंगे? त्रिभुज BFC का क्षेत्रफल। तो चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल किसके बराबर हो जाएगा? त्रिभुज BFC का क्षेत्रफल धन चतुर्भुज EBCD का क्षेत्रफल। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, त्रिभुज BFC का क्षेत्रफल धन चतुर्भुज EBCD का क्षेत्रफल, ये दोनों आकृतियां मिलकर क्या बना रही हैं? हमारा चतुर्भुज EFCD बन रहा है, चतुर्भुज EFCD बन रहा है। तो इन दोनों का क्षेत्रफल मिला के चतुर्भुज EFCD के क्षेत्रफल के बराबर होगा, क्योंकि ये हमने अध्याय 9 के परिचय में पढ़ा था। दो आकृतियों का क्षेत्रफल मिलके बड़ी आकृति के क्षेत्रफल के बराबर होता है। ठीक है, अगर वो बड़ी आकृति उन दोनों छोटी आकृतियों से मिलकर बनी हो। ठीक है, तो हम यहाँ पर कह देंगे क्षेत्रफल जो BFC का है धन क्षेत्रफल EBCD का है, ये दोनों क्षेत्रफल किसके बराबर होंगे? चतुर्भुज EFCD के क्षेत्रफल के बराबर। तो यहाँ पे हमने लिख दिया चतुर्भुज EFCD का क्षेत्रफल। तो चतुर्भुज EFCD का क्षेत्रफल किसके बराबर हो गया? चतुर्भुज ABCD के क्षेत्रफल के बराबर। और यही हमें सिद्ध करना था इस प्रमेय में, तो हम कह देंगे इति सिद्धम। प्रमेय 9.2, प्रमेय 9.2 कहती है एक ही आधार या बराबर आधारों और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुज क्षेत्रफल में बराबर होते हैं। ठीक है, तो इसको हम समझते हैं। हमें दिया गया है उभयनिष्ठ आधार, एक ही आधार, तो हमने वो आधार मान लिया AB, और उभयनिष्ठ आधार के समांतर रेखा मान ली हमने L। ठीक है, अब हमें दो त्रिभुज दिए गए हैं ABC और ABP, जो उभयनिष्ठ आधार AB पर स्थित है और समांतर रेखा AB और L के बीच में स्थित है। मतलब कि उभयनिष्ठ आधार AB हो गया तो एक ही शीर्ष बचेगा दोनों त्रिभुजों का, तो वो जो तीसरा शीर्ष होगा वो कहाँ पर होगा? रेखा L पर होगा। तो ABC का तीसरा शीर्ष C भी L पर हो गया, तो ये हो गया हमारा त्रिभुज ABC। उसी तरह त्रिभुज ABP का तीसरा शीर्ष P, वो भी भुजा L पर होगा, रेखा L पर होगा, और L रेखा जो है AB के समानांतर है। ठीक है, तो ऐसे जो दो त्रिभुज बनेंगे उन त्रिभुजों का जो है क्षेत्रफल आपस में बराबर होगा प्रमेय 9.2 के अनुसार। ठीक है, तो ये जो भुजाएं हैं AB और L ये आपस में समानांतर है, और हमें इस प्रमेय में सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जो है त्रिभुज ABP के क्षेत्रफल के बराबर होगा। ABC का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा? त्रिभुज ABP के क्षेत्रफल के बराबर होगा। ये हमें इस प्रमेय 9.2 में सिद्ध करना है। एरिया ऑफ ABC बराबर एरिया ऑफ ABP, ABC का क्षेत्रफल बराबर होगा ABP के क्षेत्रफल के। इस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए हमें कुछ रचना करनी पड़ेगी, तो पहले हम रचना कर लेते हैं। AB पर लंब खींचेंगे CD, AB पर CD एक लंब खींचा हमने, और AB पर एक और लंब खींचेंगे PQ, तो AB पर एक और लंब खींचेंगे P से लेके Q तक। ठीक है, ये हमने रचना कर ली। अब हम इसको सिद्ध करते हैं। तो हम जानते हैं कि दो समांतर रेखाओं के बीच खींची गई लंब की दूरी हर जगह समान होती है। मतलब कि दो समांतर रेखाओं के बीच में हम कितने भी लंब खींचे वो लंब जो है बराबर लंबाई के होंगे। तो यहाँ पर हमने कौन कौन से लंब खींचे? CD और PQ। ठीक है, तो ये CD और PQ ये दो लंब खींचे हमने। ठीक है, तो ये दोनों लंब आपस में बराबर होंगे। ठीक है, इसे हम मान लेते हैं समीकरण 1। त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। ये हमने परिचय के वीडियो में पढ़ा है अध्याय 9 के। या हम कह सकते हैं 1/2 गुणा आधार गुणा संगत शीर्ष लंब। ठीक है, तो यहाँ पे आधार कितना है AB और संगत शीर्ष लंब कितना है CD।
ठीक है, त्रिभुज एबीसी में। तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 1/2 गुणा AB गुणा CD। AB क्या है, आधार, और CD क्या है, शीर्ष लंब। ठीक है, और अभी अभी हमने समीकरण 1 में निकाला था CD किसके बराबर है, PQ के। तो CD की जगह हम क्या रख सकते हैं, PQ रख देंगे। तो त्रिभुज CD और PQ आपस में बराबर है, तो हमने CD की जगह रख देंगे PQ। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 1/2, AB वही रहा, CD की जगह रख दिया हमने PQ। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हो गया 1/2 गुणा AB गुणा PQ। इसे हम मान लेते हैं समीकरण 2। अब त्रिभुज एबीपी का क्षेत्रफल निकालते हैं। त्रिभुज एबीपी का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, या 1/2 गुणा आधार गुणा संगत शीर्ष लंब। तो त्रिभुज एबीपी में आधार क्या होगा, AB, और संगत शीर्ष लंब क्या होगा, PQ। तो आधार की जगह हम रख देंगे AB, और संगत शीर्ष लंब की जगह रख देंगे हम PQ। तो त्रिभुज एबीपी का क्षेत्रफल हो गया 1/2 गुणा AB गुणा PQ। इसे हम मान लेते हैं समीकरण 3। समीकरण 2 में हमने निकाला था त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा AB गुणा PQ। ठीक है, अब आप देखिए समीकरण 2 और समीकरण 3 दाईं तरफ बराबर है, दोनों क्या है, 1/2 गुणा AB गुणा PQ है। ठीक है, तो इनके बाईं तरफ आपस में बराबर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज एबीपी का क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज एबीपी का क्षेत्रफल। और यही हमें सिद्ध करना था इस प्रमेय में, तो हम कह देंगे इति सिद्धम। प्रमेय 9.3। प्रमेय 9.3 में हमें बताया गया है कि एक ही आधार या बराबर आधारों वाले और बराबर क्षेत्रफलों वाले त्रिभुज एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित होते हैं। तो हम इस प्रमेय को समझते हैं, जो हमें दिया गया वो लिख लेते हैं। हमें कॉमन या उभयनिष्ठ आधार दिया गया है, हम मान लेते हैं वो AB है, और इस आधार पर दो त्रिभुज हैं ABC और ABP। ठीक है, और इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हैं, तो हमने लिख लिया एरिया ऑफ ABC बराबर एरिया ऑफ ABP। ठीक है, इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर है, ये प्रमेय में दिया गया है। तो हमें सिद्ध करना है कि ये दोनों त्रिभुज ABC और ABP एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित होंगे, मतलब AB और CP जो है वो दो समांतर रेखाएं होंगी। तो हमें सिद्ध करना होगा कि AB समानांतर होगी CP के। इस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए हमें कुछ रचना करनी होगी। AB पर हमें लंब खींचना होगा CD, तो हमने AB पर लंब खींच दिया CD। उसी प्रकार AB पर हमें एक और लंब खींचना होगा PQ, तो हमने P से Q तक AB पर एक और लंब खींच दिया। ठीक है, बिंदु C और P को जोड़ देते हैं। अब हम इसको सिद्ध करते हैं। हमें मालूम है एक ही रेखा पर लंब रेखाएं, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर AB पर दो लंब रेखाएं हैं CD और PQ, एक दूसरे के समानांतर होती हैं। तो यहाँ पर AB पर लंब है CD और AB पर लंब है PQ। ठीक है, तो CD और PQ आपस में समानांतर होंगी, क्योंकि ये दोनों लंब जो है एक ही रेखा पर है। तो CD और PQ एक दूसरे के समानांतर होंगे। इसे हम मान लेते हैं समीकरण 1। त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 गुणा आधार गुणा संगत शीर्ष लंब। ठीक है, तो आधार यहाँ पर क्या है AB, और संगत शीर्ष लंब क्या है CD। तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 गुणा AB गुणा CD। इसे हम मान लेते हैं समीकरण 2। उसी प्रकार त्रिभुज एबीपी, त्रिभुज एबीपी का क्षेत्रफल भी क्या होगा, 1/2 गुणा आधार गुणा संगत शीर्ष लंब। ठीक है, तो यहाँ पे आधार क्या होगा AB, और संगत शीर्ष लंब क्या होगा PQ। तो त्रिभुज एबीपी का क्षेत्रफल आ गया हमारा AB गुणा PQ। इसे हम मान लेते हैं समीकरण 3। समीकरण 2 में हमने निकाला था त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कितना था, 1/2 गुणा AB गुणा CD। और समीकरण 3 में हमने निकाला था त्रिभुज एबीपी का क्षेत्रफल कितना आया था, 1/2 गुणा AB गुणा PQ। और हमें प्रमेय में दिया गया था ये दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर है, तो हम कह सकते हैं एरिया ऑफ एबीसी बराबर एरिया ऑफ एबीपी। ठीक है, तो समीकरण 2 और 3 में जो हमारे एरिया आ रहे हैं, क्षेत्रफल आ रहे हैं एबीसी और एबीपी के, उनको हम बराबर कर देंगे आपस में, क्योंकि त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज एबीपी का एरिया या क्षेत्रफल बराबर है। तो हमारा हो जाएगा 1/2 गुणा AB गुणा CD, क्योंकि ये त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल है, बराबर त्रिभुज एबीपी का क्षेत्रफल कितना है, 1/2 गुणा AB गुणा PQ। अब देखिए 1/2 से 1/2 कट जाएगा, AB से AB कट जाएगा, तो हमें कितना मिलेगा, CD बराबर PQ। CD और PQ बराबर, जिसे हम मान लेते हैं समीकरण 4। समीकरण 1 में हमने निकाला था CD और PQ समानांतर है। समीकरण 4 में हमने निकाला था CD और PQ बराबर है। और हमने 8.8 प्रमेय में पढ़ा था, अध्याय 8 की,
कि कोई चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है यदि उसकी समभुजाओं का एक युग्म बराबर भी हो और समांतर भी हो। तो यहाँ पर आप देखिए CD जो है PQ के समानांतर भी है और CD PQ के बराबर भी है। ठीक है, तो हम कह पाएंगे CD QP जो एक चतुर्भुज है वो क्या होगा हमारा समांतर चतुर्भुज होगा। ठीक है, CD QP समांतर चतुर्भुज होगा। अगर CD QP समांतर चतुर्भुज होगा तो DQ और CP ये दोनों आपस में समांतर होंगे। क्यों? क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं आपस में समांतर होती हैं। अब DQ अगर CP के समांतर है तो DQ क्या है? DQ जो है वो AB का ही हिस्सा है। ठीक है, AB का ही हिस्सा है DQ। तो अगर DQ CP के समांतर है तो AB भी CP के समांतर होगा। ठीक है, AB और CP आपस में समानांतर होंगे और हमें इस प्रमेय में यही सिद्ध करना था। हम कह देंगे इति सिद्धम। उम्मीद करते हैं बच्चों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। बच्चों, अगर आप राजस्थान बोर्ड क्लास चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इससे आपको क्या फायदा होगा कि जब भी हमारे चैनल पर कोई भी नया वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा और जब भी आप यूट्यूब पर वीडियो सर्च करेंगे तो हमारे चैनल के वीडियोज आपको ऊपर नजर आने लगेंगे। आपको वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर अवश्य शेयर करें जिससे आपके दोस्तों का भी फायदा हो, उन्हें लाभ हो। और वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें और इस अध्याय के अन्य सभी वीडियोस को देखने के लिए आई बटन पर क्लिक करें। आई बटन पर क्लिक करने से आपको इस अध्याय के सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। धन्यवाद बच्चों।